स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोवेलस के बारे में, यानी कि इस कंपनी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये क्या है, ये एस्ट्रोवेलस ये एक माइक्रो जेट इंजन कंपनी है। और मेरे पास एक लग्जरी है कि मुझे फेस टू फेस इनके एक फाउंडिंग मेंबर से बात करने का मौका मिला। ये मौका मुझे प्रदीप जी के साथ मिला था। ये स्केल 2024 यानी कि मुंबई में जो मैं पिछले हफ्ते था, वहाँ पे मुझे ये मौका मिला। तो ये है क्या? ये एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है एस्ट्रोवेलस कंपनी का विथ आईआईटी मद्रास। मतलब कुछ पेटेंट्स आईआईटी मद्रास की तरफ से लिया गया है और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं कि जेट इंजन को एज ए पोर्टेबल पावर सोर्स के तौर पे यूज करना चाहते हैं। जेट इंजन बम बम है, काम करता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, प्लेन्स उसी पे चलते हैं। लेकिन उसका दाम इतना ज़्यादा है कि उसे एज ए पावर सोर्स नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस वही जेट को इतना कम कॉस्ट करना चाहते हैं कि जेट को एज ए पावर टूल हम लोग यूज़ कर सकें। जैसे हम लोग कंबस्शन इंजन ये इस्तेमाल करते हैं, आइस इंजन इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह पे ये इस्तेमाल कर सके। ये इनका सपना है पोर्टेबल पावर जनरेशन के लिए। और इसको ये करेंगे कैसे? इसके लिए यहाँ पे ये दो चीज़ ला रहे हैं। पहला, लो कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसका दाम नहीं पूछा जाता है। और पहले ये दाम कम कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका इमिशन यानी कि प्रदूषण, अगर मान लीजिए कोई इसे यूज़ करता है तो पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी नहीं हुई, क्योंकि ये नॉक्स इमिशन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी कम कर देगा। और यही सब मतलब 3-4 चीज़ का बेनिफिट मिला के ये प्रोडक्ट को उतारा गया है मार्केट में। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो इसका डिज़ाइन क्या है? काफ़ी लोग को है कि मेरे को बताओ कहीं पे ये ऐसा यूज़ हुआ है? हाँ, ऐसा यूज़ हुआ है। ये आप ऐसा समझो कि M1A1 एब्राहम्स जो था, यानी कि ये जो अमेरिका का फ्लैगशिप टैंक है, मेन बैटल टैंक, उसमें जो जेट इंजन लगा है, सेम वही कॉन्सेप्ट लीजिए। मतलब वो जेट इंजन लीजिए, उसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा पावर का है। ऑब्वियसली उतना पावर आपको नॉर्मल पावर प्लांट में भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। 1500 हॉर्स पावर के आसपास का है, वो बहुत ज़्यादा है। और ये लोग जो फोकस कर रहे हैं ये 100 किलोवाट पे है। तो ऑब्वियसली मतलब अलग टूल है, अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और रहा बात कि ऐसा क्यों करें, क्यों जेट में जाएं? जेट में सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं इनर्शिया से। यानी कि जब भी आप रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन के साथ बात करते हैं, फर्क नहीं पड़ता वो सीएनजी पे चल रहा है, एलपीजी पे चल रहा है, मीथेन पे चल रहा है, बायोगैस पे चल रहा है, पेट्रोल पे चल रहा है, बायोडीजल पे चल रहा है, उसमें हमेशा लड़ाई होता है। होता क्या है? आपका ये पिस्टन है, ये ज़्यादा ऊपर हवा कंप्रेस कर रहा है, बम बम कंप्रेस किया, कंप्रेस करके वहाँ बूम किया, बूम करने के बाद वो पीछे आया। ठीक है, ये आपका पावर स्ट्रोक है। जब वो बूम होने के बाद आप नीचे ठहर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप इसको वापस लड़ाई कर रहे हो कि भैया तुम फिर से ऊपर जाओ। आप अपना डायरेक्शन चेंज करो। पिस्टन का डायरेक्शन अप डाउन हो रहा है और लिटरली लड़ाई कर रहा है। इनर्शिया उसे एक तरफ भेज रहा है, आप उसे जबरदस्ती का दूसरी तरफ भेज रहे हैं। काफ़ी एनर्जी इस फंडामेंटल लेवल पे वेस्ट हो जाता है। तो उससे एक थियोरेटिकल अपर लिमिट आ जाता है कि आप कितना एनर्जी निकाल सकते हैं। और इसीलिए आरपीएम बढ़ा देने से एनर्जी ज़्यादा नहीं आती है। एक्चुअली उल्टा हो जाता है एक आरपीएम के बाद। जैसे कि F1 में बहुत ज़्यादा आरपीएम के पीछे लोग क्यों नहीं भागते? कारण वही है कि कहने को पावर बढ़ेगा, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में उसका टेस्टिंग करोगे तो बहुत एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगा सिर्फ इसमें, फ्रिक्शन में। तो आरपीएम आप कम रखना चाहते हो। और चूंकि रिसिप्रोकेटिंग एक्शन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहीं पे अगर आप उसे जेट से कंपेयर करते हैं, मतलब क्या है, सिंगल शाफ्ट है, उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन घूमने से हो रहा है, और जो मतलब एनर्जी एक्सट्रैक्शन वो कैसे, वो भी घूमने से हो रहा है। किस डायरेक्शन? सब एक डायरेक्शन में। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई भुडुम 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 नहीं, सिंपली से घूमते रहना है। लोड लेना ही नहीं है सर, वो इसीलिए फंडामेंटल लेवल पे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरी बात, ये जो सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में एक मूविंग पार्ट है, काम खत्म। सिर्फ एक मूविंग पार्ट है। वहीं अगर आप इसे कंबस्शन इंजन से कंपेयर करते हैं तो वाल्व्स और क्रैंकशाफ्ट, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है अगर आप कंपेयर करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जेट इंजन का डेवलपमेंट ढंग से हुआ, तो आप देखिएगा कि जेट इंजन में ज़्यादा हॉर्स पावर है, कम पार्ट्स है कंपेयर टू पिस्टन इंजन जो पहले यूज़ होता था एयरक्राफ्ट्स में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप पार्ट्स काउंट भी कम कर दे रहे हैं, यानी कितना मेन काम आप कर रहे हैं और कितना पार्ट्स हैं वो कम कर देते हैं, यानी कि टोटल लॉस जो है वो भी घट जा रहा है। तो मूविंग पार्ट भी आप कम कर दे रहे हो। और इस डिज़ाइन में जो एरिस्टोवलस का है उसमें सिर्फ एक स्पिंडल है, उसी स्पिंडल पे कंप्रेसर है, उसी स्पिंडल पे आपका टरबाइन है, उसी स्पिंडल पे आपका परमानेंट मैग्नेट का रोटर है जो आपका जनरेटर को चला रहा है, और कुछ है ही नहीं। और रहा बात कि ठीक है जेट इंजन चलता है, लेकिन उसमें काफ़ी लोग कहेंगे वो इनएफिशिएंट है। हाँ भी और नहीं भी। इनएफिशिएंट आपको ये समझना कर क्या रहा है, तब ना आप उसे आप जज करोगे। क्योंकि जंबो जेट भले आपको लग सकता है इनएफिशिएंट है, लेकिन वो कितना हॉर्स पावर बना रहा है और किस एल्टीट्यूड पे काम कर रहा है, वहां पे आप देखेंगे अच्छा तब वो तो ज़्यादा इफिशिएंट है, तभी हम लोग पिस्टन इंजन छोड़ के उसमें कूदे।
लेकिन अगर आप उसे ग्राउंड पे ले आते हैं तब वो उतना नहीं होता। तो उसी को सॉल्व करने के लिए जब अमेरिका इस पे डाला तो उनका भी वही दिक्कत हो रहा था, सर ये अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो ये हेलीकॉप्टर के इंजन का बनाया हुआ है, मतलब कोर जो है हेलीकॉप्टर का इंजन उठा के डाल दिया गया था, फिर उसी को मॉडिफाई किया गया। तो प्रॉब्लम था कि बहुत तेल खाता था। तो इसका इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इसमें रिकुपरेटर डाला गया, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैस है वो इनकमिंग गैस को प्री हीट कर देगा, तो उससे ज़्यादा इफिशिएंटली आप काम कर पाएंगे। तो ये रिकुपरेटर इनके डिज़ाइन में भी है ताकि इफिशिएंसी बढ़े, कितना बढ़ते हैं। अब रहा बात, तो ये तो हो गया मेन कोर फायदा, आपको रिकुपरेटर का भी यूज़ हो चुका है, टरबाइन का ये मतलब जेट इंजन का भी इफिशिएंसी मिल चुका है। अब रहा बात कि ये प्रदूषण कैसे कम करें। प्रदूषण कम करने के लिए आप ये समझिए, अगर इस इंजन को खोलते हैं आपको ये वाला सिस्टम मिल जाएगा, कन्वेंशनल कंबस्टर जिसको कहते हैं। अब वहीं पे ये लोग जो इस्तेमाल करें, जिसके लिए पेटेंट है, तिगड़म है, वो है स्वर्ल मैश लीन डायरेक्ट इंजेक्टर, एलडीआई। तो ये एलडीआई का जो सिस्टम है उसमें कंबशन जिस तरीके से हो रहा है वो समझिए फ्लेम फ्रंट जो है वो थोड़ा तिगड़म के साथ है। तो डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन है, तो मतलब कंबशन जो हो रहा है उसमें नॉक्स प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। नॉक्स प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, क्योंकि नॉक्स कहाँ से आ रहा है, नाइट्रोजन जो है हवा में, और बाकी चीज़ कहाँ से आ रहा है, बाकी चीज़ आ रहा है आपका जो रिएक्टिव इन्वायरमेंट है। अगर रिएक्टिव इन्वायरमेंट का रिएक्टिविटी आप कम कर दो तो टेम्परेचर घटा के, और उसका मतलब ये एक डीप केमिस्ट्री वाली बात है, आप थोड़ा सा मतलब फ्लेम फ्रंट को थोड़ा फैला के आप कम प्रदूषण कर सकते हो। हॉर्स पावर आपको अभी भी उतना ही मिलेगा अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करते हो, लेकिन नॉक्स जो निकल रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपका प्रदूषण कम होगा। और क्या ऐसा कहीं और किया गया? इसी के मतलब सेम इकोसिस्टम में जंबो जेट्स में जितने जेट इंजन्स लग रहे हैं उसमें भी बहुत मेहनत किया जा रहा है कि नॉक्स प्रोडक्शन कम कर सकें। तो ये जो कोर प्रिंसिपल है इनके टेक्नोलॉजी का, जेट इंजन का इफिशिएंसी का, वो यूज होता है, रिकुपरेटर का यूज होता है, लीन कंबस्शन सिस्टम का। ये एग्जैक्ट डिजाइन नहीं यूज होता है, ऑब्वियसली ये इनका पेटेंट है, लेकिन इसी इकोसिस्टम में दूसरा डिजाइन जंबो जेट्स में यूज होता है। तो सारा चीज इनका टेस्टेड है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि वो ये किसी ने नहीं किया था, ये टेस्टेड है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप अभी खरीद सकते हैं। तो ये उसमें चेंजेस कर रहे हैं कि उसे उतना सारा टेक्नोलॉजी को कम दाम पे उतार रहे हैं। तो आइए समझते हैं तो ऐसा कर कैसे रहे हैं ये, क्योंकि अभी मैं क्लियर कर दूं, टेक्नोलॉजी मैजिक नहीं है। ये जितना भी चीज बता रहा हूँ सब अलग अलग आप खरीद सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ये मैजिक उतार रही है। यानी कि इनका जो क्लेम प्राइस है, ऑब्वियसली मुझे डायरेक्ट पीस नहीं मिला, वो गेट कोटेशन पे है, 100 किलोवाट का, तो मतलब हल्का मत समझ के घुस जाइएगा। तो वो दाम जो है कंपेयर टू नॉर्मल एरोस्पेस के कंपेयर में फ्री है। ये इनका मैजिक है कि हम दाम कम रख रहे हैं, क्योंकि बता रहा हूँ M1 एब्राहम टैंक्स में अगर यूज़ हो रहा है तो बाकी सारे देश क्यों नहीं कर रहे, लुट जाएंगे। बहुत ज़्यादा पागल जैसा महंगा है वो। तो रहा बात कि वो कर कैसे रहे हैं ऐसा, तो ये ट्रिक उठाया इन्होंने कि ये पेट्रोल टर्बो चार्जर को बेस के तौर पे ले लिया। बोले ये पेट्रोल टर्बो चार्जर, मैंने नीचे इसका वीडियो दे दिया, ये थोड़ा पुराना है, अराउंड 10 साल पुराना है। F1 में उस टाइम टर्बो चार्जर को डाला गया था, और उसी को थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम कहते हैं। कि और वो जो टर्बो है, चूंकि वो पेट्रोल का टर्बो है, वो बहुत ज़्यादा आरपीएम पे चलता है, 100,000 आरपीएम, यानी कि 1 लाख आरपीएम पे वो चलता है। तो ये उन्होंने उसी इंजीनियरिंग को उठा लिया, क्योंकि अगर आप टरबाइन छोटा करते हैं आरपीएम भागने लगेगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं एम्प्स घटने लगता है, आरपीएम और टरबाइन के साथ जनरली वही होता है। जैसे कि CO2 सुपर क्रिटिकल टरबाइन छोटा में ज़्यादा पावर देता है, तो क्या होगा, आरपीएम पागल हो जाएगा। तो सेम वही यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये पेट्रोल टर्बो चार्जर जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, उसी का कोर उठा लिया। ठीक है, फिर अब रहा बात कि उसमें दूसरा क्या दिक्कत है, उस टरबाइन में अगर आप कोई चीज़ को उतना स्पिन कर रहे हैं, बेरिंग्स बैंड हो जाएगी आपकी। तो बेरिंग्स को कैसे बनाया जाए, तो बेरिंग्स के केस में ये लोग एयर फॉइल बेरिंग्स पे चल रहे हैं, ना कि मतलब कॉन्टैक्ट बेरिंग नहीं है, ना ही ऑयल बेरिंग है। F1 में ऑयल बेरिंग यूज़ होता है, तो कई बार अगर F1 में बेरिंग फेल हो जाता है ना, तो व्हाइट स्मोक निकलने लगता है, वही ऑयल जलने लगता है। सबका अपना फायदा नुकसान है, तो यहाँ पे ये एयर यूज कर रहे हैं। एयर का फायदा ये होता है कि आरपीएम से इसको उतना लेना देना नहीं, इट्स लाइक ब्रो तुमको जितना आरपीएम पे घूमना है घूमते रहो, आई डोंट केयर। तो ये उनको फायदा मिल रहा है कि आरपीएम ये 60 to 80,000 तक भी चले जाएंगे तो भी इनको टेंशन नहीं लेना है। कॉन्टैक्ट बेरिंग का साइड इफेक्ट होता है कि वो उतना हाई आरपीएम के लिए आपको बहुत फैंसी आरपीएम चाहिए, बहुत फैंसी बेरिंग चाहिए, मतलब बेरिंग में ही लुट जाइएगा। तो और रहा बात की बड़े बड़े जो फाइटर जेट होते हैं वो भी उतना स्पीड पे नहीं चलते, 56,000 आरपीएम, और जो जंबो जेट है वो एक्चुअली और कम आरपीएम पे रहते हैं। तो यहाँ पे इनको टर्बो चार्जर से इन्होंने कोर इंजीनियरिंग उठाई। बेरिंग का दाम मतलब बेरिंग को थोड़ा स्टेबल करने के लिए एयर फॉइल बेरिंग के उसका दोनों फायदा और नुकसान है। और यहाँ पे समझिए जो मेटल यूज़ कर रहे हैं, यहीं पे सबसे बड़ा मेन सेविंग्स आ रहा है। अगर आप एरोस्पेस ग्रेड का मटेरियल्स चूज़ करते हैं, सब अवेलेबल है, टाइटेनियम अवेलेबल है, अल्यूमिनियम अवेलेबल है, टंगस्टन अवेलेबल है, कार्बन फाइबर अवेलेबल है, पूरा लिस्ट अवेलेबल है, बस उस सबका दाम पूछते नहीं है। प्रॉब्लम वही है, दाम नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे ये क्या इस्तेमाल करें, जैसे रिकुपरेटर है, कोई फैंसी मटेरियल यूज़ कर नहीं, स्टेनलेस स्टील 316 यूज़ कर रहे हैं।
जो टरबाइन है, टरबाइन जो हॉट एग्जॉस्ट पे रहेगा, इनकनल 708 यूज़ कर रहे हैं, जो कि टर्बोचार्जर में ही ऑलरेडी यूज़ होता है। फिर आपका जो मेन कंप्रेसर है, कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं 6 सीरीज़ एल्यूमिनियम का। तो सारा मटेरियल चॉइस आप देखेंगे इनका, तो सारा यही है कि हम वो यूज़ करें जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। हम फ़ोन उठा ही नहीं रहे कि वहाँ पे फ़ोन करें कि सर टरबाइन आप कैसे बनाते हो? हमको वहाँ जाना ही नहीं, वहाँ डायल किए दाम पागल हो जाएगा। वहाँ दाम नहीं पूछा जाता, वहाँ पे सर आपको चाहिए आप ले लो, आप पूछो मत दाम कितना लगता है। तो वैसे तो इनका काम नहीं चलेगा। इनका पूरा लॉजिक है कि हम एज ए कॉम्पिटिटिव, प्राइस कॉम्पिटिटिव, अगर 100 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल डीजल जनरेटर आप खरीदते हैं, उस दाम से थोड़ा आसपास पे हम आ जाएंगे। तो वो करने के लिए आप एरोस्पेस नहीं छू सकते। एरोस्पेस छुए, भूल जाइए, दाम बस भूल जाइए। तो यहाँ पे उसका दाम कम करने के लिए पहले जो मटेरियल चॉइसेस हैं वो सारे ऑटोमोटिव में, यानी कि दाम के अंदर रहिएगा। बेरिंग को भी सिंप्लीफाई कर दिए हैं एयरफॉइल करके, और जो कोर डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हैं वो सीधा पेट्रोल टर्बोचार्जर से उठा लिए, जो कि वो ऑलरेडी उस आरपीएम पे, उस ऊम्फ पे चलता है। तो ऐसे करके ये दाम का फंडामेंटल लेवल पे दाम को थोड़ा दबाव में रख रहे हैं, दाम पे थोड़ा दबाव बनाए हुए हैं कि भाग मत जाओ। अब बात करते हैं इनसे। जब मैंने बात किया तो इसमें मुझे काफ़ी विज़डम दिखा, यानी कि कोई थोड़ा सोच समझ के कर रहा है। यही प्लांट आपको सेल करेंगे अगर आप उनसे खरीद पाते हो तो। तो यहाँ पे समझिए कि सबसे बड़ा डाउट आता है कि अगर आप जेट इंजन बनाते हैं, आवाज़ बहुत करता है। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ट्रिकी काम किया। अब रहा बात कि वो आउटपुट हुआ कि उन्होंने इंजीनियर किया, आई डू नॉट नो, बट लाइक ये उनका हो गया कि जो साउंड ये चिल्ला रहा है वो अल्ट्रासाउंड है, आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कभी करने जाते होंगे, आपने हुआ हो, फैमिली में हुआ हो, तो आप कभी सुनाई नहीं देता, लेकिन वो चिल्ला रहा है। अल्ट्रासाउंड का वो जो है वो चिल्ला रहा है, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वो अल्ट्रासाउंड है, मतलब आपसे आर पार चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये जनरेटर उस हाई आरपीएम को ऐसे ही शांत कर रहा है कि आवाज़ चिल्ला अभी भी होता रहा है, बस वो अल्ट्रासाउंड में शिफ्टेड है, आपको सुनाई ही नहीं देगा। मतलब वो 100 डेसिबल का भी नॉइज़ हो सकता है, आपको सुनाई ही नहीं देगा। इट्स लाइक सर आई डोंट केयर। तो ये बहुत स्मार्ट था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा मत करो, उसको इंसुलेशन से सप्रेस मत करो, उसे शिफ्ट कर दो, मतलब उसमें टुकी ड्रिफ्ट करा दे रहे ऑडियो को। तो दैट वाज वेरी क्लेवर। फिर सिस्टम पूरी तरह से कूलेंट फ्री है, यानी कि पहली बात एक ही चीज़ है जो घूमना है स्टार्ट टू फिनिश तक, और सारा चीज़ हॉट बॉडी के तौर पे डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ऐसा आप जब इंजन डेवलप किया जाता है आप डिसाइड कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो कि कोई कूलिंग लगे ही नहीं। ये पूरा स्टार्ट टू फिनिश ऐसा बनाया गया कि इसमें कूलिंग की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि पूरा चैसी एज ए होल बिहेव कर रहा है। यानी कि इंडिया में जो सबसे बड़ा समस्या होता है चीज़ों का ख़राब होने का, वो होता है कि मेंटेनेंस हम लोग को करना आता नहीं है ढंग से, मेंटेनेंस करना चाहते भी नहीं है। तो ये है कि लाइक सर आप करो ही मत, हम हॉट बॉडी में ही चलेंगे। तो ये मतलब लॉन्ग टर्म है कि आप भले इसका दाम ज़्यादा हो, लेकिन आप किसी को बता दो कंपनी में कि सर आप ये लगाओ और मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत टाइम बाद आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस भी बहुत सिंप्लीफाइड है। लोग बोले हाँ चुपचाप से पैसा लोग दे दो, क्योंकि मेंटेनेंस रनिंग कॉस्ट होता है। प्लस परमानेंट मैग्नेट का जो मोटर यूनिट है, हाई स्पीड मोटर यूनिट है, वो जनरेटर यूनिट भी है, यानी कि इनको स्टार्टर मोटर अलग से नहीं करना पड़ता। ये आजकल थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी तक गाड़ी में ये नहीं आया, सिर्फ स्कूटी में आया है। गाड़ी में पता नहीं कब आएगा, कब लोग फेंकेंगे उसका आपका अल्टरनेटर, कब फेंकेंगे स्टार्टर, और उस दोनों की शादी करा के एक डालेंगे। लेकिन इसमें है, स्मार्ट है, क्लेवर है कि भैया जो चीज़ है उसी से स्टार्ट कर दो, उसी से जनरेटर चलाओ, स्मार्ट। फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इनको पता है कि ये इंडियन है। अब पता नहीं किसी कारण से उनका जब चेन्नई बोल रहे, बहुत लोग चाइना उसको समझ ले रहे और बोल रहे कि सर ये चाइना वाला आप क्यों दिखा रहे हो? चाइना का नहीं है, चेन्नई के हैं। तो इनका फोकस है कंबाइंड कूलिंग में। मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में आप इस तरह का सिस्टम लगाते हो तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि सर इसका हीट का हम क्या करेंगे? मतलब इसे आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी बल्ले बल्ले, लेकिन सर अभी भी हीट है, हॉट है। मतलब इनका ब्रोशर देखेंगे तो कितना हॉट है सर जी। अगर मेरे को मिस्टेक नहीं है तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस। तो बम है वो। गर्मी का हम क्या करेंगे? इंडिया में गर्मी का क्या करेंगे? तो इनको पता था कि भैया इंडिया में गर्मी का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडे का ज़रूरत है। कंबाइंड कूलिंग ये उनके डे वन से इनके में है, कंबाइंड इंडस्ट्रियल कूलिंग पे ये फोकस कर रहे हैं। इनको पता है इंडिया में बेचना है। मतलब हीट भी है, जैसे मान लिया आपका कोई प्लांट है जहाँ पे आपका कोई चीज़ को प्री हीट करना है, आप बिजली भी कंज्यूम कर रहे हो और कोई चीज़ को प्री हीट करना है, तो 250 डिग्री सेल्सियस का हॉट एग्जॉस्ट इतना हॉट होता है कि आप प्री हीट कर सकते हो। जैसे मान ली कोई चीज़ को ड्राई करना है तो 250 डिग्री सेल्सियस का बम बम हॉट एयर एग्जॉस्ट मिल रहा है फ्री में, क्योंकि बिजली तो आपने निकाल लिया। तो वो करके आप टोटल एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है। तो उस पर फोकस करो। और रहा बात इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को वो गर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना हवा ही गर्म है, तो इनको एक सर ठंडा कर देते हैं। तो वो करना बहुत फ़ायदा है। और रहा बात कि जेट इंजन्स के पास ये फ़ायदा होता है, ये आप लोग सुने होंगे अब्राहम का डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन फ्यूल डालता है। आपको मन होता है जेट डाल दीजिए, JP1 डाल दीजिए, आपका मन होता है उसमें केरोसिन डाल दीजिए, मन होता है उसमें डीजल डाल दीजिए, वो सब खा जाएगा। जेट इंजन के पास ये इनहेरेंट फ़ायदा होता है। तो ये भी वही फ्यूल एग्नोस्टिक है, और वही बोला सिंगल एक पार्ट है जो रोटेट कर रहा है,
और इनका मतलब वो चूँकि पूरा चॉइस ही हॉट डिज़ाइन पे बनाया गया है, तो 24/7 ऑपरेशन ये कर सकता है, यानी कि ये ब चालू किया गया, चलने दो, महीनों तक चलने दो। तो ये इनका डिज़ाइन, मतलब ये बोल रहे हैं, मतलब लग रहा है कि कोई इंडिया में सोच के भैया इंडिया में लोग कैसे कंज़्यूम करें। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में कहीं आगरा जैसे जगह पे हैं, या बहुत सारे मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे गैस पाइपलाइन है, और गैस पाइपलाइन सस्ता होता है कंपेयर टू मतलब ऑब्वियसली ट्रक से सस्ता होता है, और आपको मान लीजिए कुछ ऐसा कारण पड़ रहा है कि अगर मुझे बिजली खरीदने के बाद मुझे उससे एसी चलाना पड़ता है, ये आप लेते हैं और इसे गैस चलाने लगते हैं, तो एक्चुअली आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि बोलेंगे गैस से ये काफ़ी एफिशिएंटली एनर्जी निकाल देता है इलेक्ट्रिकली, 45% तक का इनका क्लेम है। तो मान लीजिए अगर ये आपको 30 भी देता है, रियल मान वर्स्ट केस में आपको 30 मिलता है, और जो वेस्ट हीट है, वेस्ट हीट से आपका रेफ्रिजरेशन चलने लगता है, इंडस्ट्रियल चिलर लगा के प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आपका काम अभी के टाइम में इंडिया में होने लगेगा। तो इनका वही है। और रहा बात कि आप बोलोगे कि मान लीजिए मेरे को 200 किलोवाट चाहिए, तो क्या करेंगे? तो इन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि एक ही डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं। ये जो मतलब ए ASVT100 जो इनका मॉडल नंबर है, इसी पे फोकस कर रहे हैं। आप बोलते हो सर मेरे को 200 किलोवाट चाहिए, कोई नहीं, ये 2 दे देंगे। आप बोलते हो 300 चाहिए, ये मतलब उसी के हिसाब से बढ़ाते चले जाएँगे। ये मतलब स्टार्टअप जनरली ऐसा ही करना चाहिए, ताकि आपका मतलब सिर्फ पैसा वेस्ट ना होने लगे कि सर अलग-अलग मॉडल बनाने में। एक ही को ढंग से बनाओ, और 100 काफ़ी बड़ा रेंज है। 200 के लिए आपको 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा बनाया गया है, मतलब चूँकि ये जो जनरेटर है वो इन्वर्टर में जाता है। ऑब्वियसली उतना हाई फ्रीक्वेंसी आपका मेन ग्रिड से नहीं है। मेन ग्रिड की फ्रीक्वेंसी आपकी बेयरली होती है 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़। इनके केस में 1000 हर्ट्ज़ का बिजली बन रहा है। ऑब्वियसली वो आपके सिस्टम में नहीं डायरेक्ट जाएगा, तो उसे इन्वर्टर में डालता है। तो इन्वर्टर क्या है? जो आपका सोलर में यूज़ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर। ये ग्रिड टाई करता है, तो यानी 4-5 जनरेटर आप आराम से जोड़ सकते हैं बिना दिक्कत के। तो वो करके आमतौर पे इसको कर सकते हो। इनका टारगेट पॉइंट है कि 6000 आवर्स तक का ऑपरेशन दे सके बिफोर मेंटेनेंस। ये बहुत बड़ा है, और ये बोल रहे हैं ये पॉसिबल सिर्फ जेट इंजन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक शाफ्ट है और कुछ है ही नहीं सर। दैट्स वन शाफ्ट, काम खत्म सर, और कुछ है ही नहीं बिगड़ने के लिए। और वो एयर बेरिंग पे चल रहे हैं, और एयर बेरिंग हाई आरपीएम पे ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो इनको टेंशन लेना ही नहीं, बस इनको है कि एयर फिल्टर को आपको साफ करना, वो आप पे ऑब्वियसली वो आप पे आएगा। तो काफ़ी विज़डम लगा, खासतौर पे मुझे ये कि ये फ़ोकस कर रहे थे डे 1 से कि कूलिंग पे हम इसे फ़ोकस करते हैं। अभी ये बना रहे हैं, कल को इनका प्लान है कि इसी को ट्रक्स में बनाएँ, जैसे मैं एडिसन ट्रक्स के पीछे भागते रहता हूँ, उसी का वही समझिए वहाँ पे ये माइक्रोजेट से बदल सकते हैं, और एफिशिएंट बन सकता है। और इंडिया में तो ज़रूरी होगा कि भैया उसका हॉट एग्ज़ॉस्ट लो, उससे कूलर चलाओ। तो विज़डम दिखा मुझे बहुत इसमें। लेकिन थोड़ा इश्यूज़ भी दिखा। इश्यूज़ में सबसे बड़ा है कि ये हाइड्रोजन के पीछे पड़े हुए हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, बट ये समझिए कि हाइड्रोजन बहुत मुश्किल फ्यूल है काम करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उसमें मेटल इम्ब्रिटलमेंट होता है, यानी कि जब भी आप हाइड्रोजन किसी सिस्टम में फ्लो करा रहे हैं, वो हाइड्रोजन जो है ना, इतना छोटा है, H2 मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि वो क्रिस्टल लैटस जो मेटल का है उसके आर-पार चला जाता है। वो क्रैक कर देगा आपका मेटल को। अब रहा बात कि आप अगर हाइड्रोजन फ्लो करा रहे हैं, तो आपकी कोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बस घुस ना जाए। अब रहा बात कि वो डेवलप करने में बहुत खर्चा हो रहा है इनका। तो ये हाइड्रोजन के पीछे जो भाग रहे हैं, ये इनका डेवलपमेंट कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा रहा है। चूँकि ये कह दिए कि इनका फ्यूल जो है फ्यूल एग्नोस्टिक है, यानी कि आप कुछ भी चलाइए। इनका लिस्ट में तो थोड़ा बह गए हैं। जैसे आपका इनका लिस्ट में है आपका नेचुरल गैस, नॉर्मल है, लॉजिकल है, बायोगैस, नॉर्मल है, लॉजिकल है, एलपीजी सस्ता है, नॉर्मल है, सिंथ गैस ठीक है, चलता है, अमोनिया क्यों, हाइड्रोजन काहे, बट डाल दिए हैं। तो रहा बात कि कंबस्टर का जो डिज़ाइन है वो हाइड्रोजन पे बहुत अच्छा काम करेगा, ये बात भी सच है, लेकिन बाकी सारी चीज़ नहीं करेंगे। यानी कि जब इनका, और रहा बात कि जब आप हाइड्रोजन जला देते हो, हाइड्रोजन खुला है तो वो मेटल इम्ब्रिटलमेंट करता है। जब आप जला देते हैं तो आपका आउटपुट क्या है? आउटपुट है स्टीम। बहुत हाई टेम्परेचर स्टीम मिल रहा है, मतलब शुद्ध हाई टेम्परेचर स्टीम मिल रहा है आपको। ये बहुत ब्रूटल है चीज़ों के लिए, यानी कि करोजन वाला ये इफ़ेक्ट डाल देता है हर चीज़ों पे। मतलब कि आप सैंड ब्लास्टिंग कर रहे हो विथ हाई स्टीम, वैसा हो जाता है। तो उसके लिए क्या ऐसा मेटल बना सकते हो जो संभाल सकता है? ऑब्वियसली रॉकेट इंजन में आता है, बस दाम लॉल हो जाता है। तो इनका जो 2 चीज़ अभी यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, अगर ये त्यागते हैं हाइड्रोजन का फॉर माक 1, मतलब कि ये डिसाइड करते हैं कि जब हम पहले 10-15 प्रोडक्ट बेच लें, पूरा सप्लाई चेन बन जाए, जब पूरा एक हो जाए कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग, तब कोटिंग को हाइड्रोजन की तरफ ले जाएँ तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस। बट अभी के लिए, अभी सर आप प्री ऑर्डर के पीछे हो तो वहाँ पे वो सेंस नहीं बनता। तो अभी किस पे फोकस करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, ये तीनों इंडिया में मिलता है। इंडिया में ये ज़्यादा नहीं है कि मैं हाइड्रोजन से पावर प्लांट चला रहा हूँ या हाइड्रोजन से 100 किलोवाट निकाल रहा हूँ। बायोगैस है इंडिया में उतना, इंडिया में उतना एलपीजी है इंडिया में, और सीएनजी का तो नेटवर्क बन रहा है हर जगह पे। जो पाइप गैस है वो एलपीजी नहीं है, वो सीएनजी है, यानी कि वो मीथेन है।
प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन नहीं है, वो सीधा-सीधा मीथेन है। तो अगर सीएनजी पे ये चलने लगते हैं तो इंडिया में हर जगह सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी के लिए। मतलब कि आप अभी करो कि जैसे मान लीजिए 2024 हो रहा है, आप चाहते हो कि 2026 तक में मैं 100 150 यूनिट बेच दूँ, तो ये 3 फ्यूल पे फोकस करना फ़ायदा है। और लिक्विड फ्यूल पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसके लिए आपको उसकी प्लम्बिंग करनी पड़ेगी। मतलब असंभव नहीं है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन आप स्टेप्स कम रखना चाहोगे। एज़ ए मार्क 1 प्रोडक्ट आप चाहोगे मार्क 1 प्रोडक्ट बस काम करे, गाड़ी खुल जाए, बाद में हम लोग जितना आपको करना करें, जब एक बार थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाए। तो वो मुझे थोड़ा-सा लगा कि अगर ये लिमिट कर देते हैं कि ठीक है सर, हाइड्रोजन का जो स्टेटमेंट है, वो अभी नहीं, वो हमारा जब होता है ना कि मार्क 1 होने दीजिए, मार्क 2, 3 में हम आपका कर देंगे। क्योंकि अभी किसी के पास ऐसा नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं बनाने वाला है कि सर मेरे पास ना हाइड्रोजन का पाइप आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी सोर्स नहीं है, एनर्जी कैरियर है। आपको हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप जलाओगे। तो फिर बनाने का जो एनर्जी है उसी को डाल दो ना। आप सोलर पैनल ले रहे हो, सोलर पैनल से जो बिजली मिल रही है वो बिजली से गाड़ी चलाओ। आपके पास सोलर पैनल से जो बिजली मिल रहा है उसी से पावर प्लांट चलाओ। उसको लेके हाइड्रोजन में बदल के फिर उस हाइड्रोजन को आप काफ़ी वेस्ट कर दोगे। क्यों वेस्ट करोगे? एनर्जी ही सबसे बड़ा एक्सपेंसिव। और सोलर पैनल फ्री नहीं होता, विंड फार्म फ्री नहीं होता, एनर्जी वेस्ट करना फ्री नहीं होता। और इंडिया में मीथेन का बहुत सोर्स है, गैस के सोर्स है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। आप लोग के हो सकता है आप लोग के किसी घर में ऑलरेडी वो ये गैस का पाइपलाइन वाला सिस्टम हो। तो अभी के लिए एज ए मार्क 1 प्रोडक्ट इनका ये 3 गैस पे फोकस करना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। प्लम्बिंग भी तीनों का गैसियस स्टेट में है, ज़्यादा तिगड़म इनको नहीं है। और इनसे मैंने पूछा था कि बायोगैस में प्रॉब्लम ये होता है कि बायोगैस को सीएनजी हम लोग क्यों नहीं कहते? बात है बायोगैस में पोल्यूटेंट ज़्यादा होता है। पोल्यूटेंट्स एज़ इन लाइक वो फ़िल्टर्ड नहीं है, उसमें सल्फर बहुत होता है। तो मतलब कि वो कंटैमिनेशन अगर आपका इंजन बना नहीं है तो वो कंटैमिनेशन इंजन की उड़ा देगा। तो बायोगैस के लिए आपको थोड़ा टॉलरेंट होना होगा। तो इनका डिज़ाइन में डे 1 से ऐसा बनाया गया कि टॉलरेंट है, सँभाल लेगा। तो ये कर सकते हैं, ऐसा आराम से कर सकते हैं कि सर ये गैस पे चलने वाला अभी हमारा माइक्रोजेट है। जब हम लोग कल और एडवांस हो जाएँगे और पैसा आने लगेगा ताकि कोटिंग-वोटिंग डेवलप करने लगेंगे, तब हम हाइड्रोजन का स्टैम्प कर लेंगे। क्योंकि कोर टेक्नोलॉजी में इश्यू नहीं है, लॉन्जेविटी में इश्यू है। अब रहा बात कि क्यों बहुत महँगा कोटिंग क्यों नहीं कर सकते? कर देंगे, दाम। अच्छा तो जैसे मतलब इनकनल की जगह पे टाइटेनियम क्यों नहीं कर देते? कर देंगे, दाम। सब घूम फिर के वही आ रहा है। तो अगर ये हाइड्रोजन अभी त्यागते हैं कि सर हम पहले ये 3 के बेसिस पे गाड़ी खोल देते हैं, जब एक बार पूरा सप्लाई चेन बन जाए, एक बार खूब सारा प्रोडक्शन होने लगे, खूब प्रॉफिट होने लगे, तब जाके हम उसका डेवलपमेंट का पैसा लगाएँगे हाइड्रोजन का स्टैम्प डालने के लिए। क्यों? बट लेकिन मान लीजिए आपको है वो करना, वो कर सकते हैं। वो मुझे लगा कि वो ज़्यादा मतलब एज़ ए स्टार्टअप इनका अप्रोच के मामले में वो थोड़ा कि हर चीज़ को कवर करना कि मैं अमोनिया भी चला दूँ, मैं आपका ये भी चला दूँ, इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है सर। दूसरा, इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है जो एब्सॉर्प्शन चिलर कर सके। इनके पास बुद्धि है कि अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन जहाँ यूज़ हो रहा है, इंडिया में बहुत जगह पे यूज़ होता है, वो 30-35% एफिशिएंट होता है मैक्सिमम। इनका 40 तक आप क्लेम कर रहे हैं और मान लीजिए 40 है तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं। बोलेंगे क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे लोग काफ़ी रिस्क अवर्स होते हैं, यानी कि वो रिस्क नहीं लेंगे। आप ये नहीं कह सकते मैंने थोड़ा-सा तेल बचाने के चक्कर में फैक्ट्री का करोड़ों का चूना लगा दिया, वो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर ये एब्सॉर्प्शन चिलर के साथ आते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं ड्राई एयर करके, ब्राई एयर, BRY एयर करके एक कंपनी है, ये बनाती है काफ़ी अच्छा सा इंडस्ट्रियल चिलर। तो मान लीजिए इनकी पार्टनरशिप हो जाती है उस तरह की कंपनी के साथ जो चिलर्स बनाते हैं कि भैया मैं 250 डिग्री सेल्सियस का आपका हॉट एग्ज़ॉस्ट लूँगा, उस एग्ज़ॉस्ट से मैं आपका एसी चला दूँगा। तो वहाँ पे इनका तब हो जाता है कि सर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मतलब मेरा तो पर लीटर मेरे को ज़्यादा मिल रहा है प्लस जो कूलिंग का रिक्वायरमेंट है वो मेरा साइड में निपट जा रहा है, तो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मतलब समझिए आपकी ऑफरिंग इतनी होनी चाहिए इंडस्ट्री में कि लोग रिस्क लें। तो मुझे बस यही लगा प्रॉब्लम के मामले में सबसे बड़ा दिक्कत इनका यही है कि ये कोटिंग करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको कम दाम में करना है और कम दाम में सबसे बड़ा दिक्कत कर रहा है हाइड्रोजन। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहते हैं कि सर मार्क 1 प्रोडक्ट में हम हाइड्रोजन को त्यागते हैं, फिर जब हो जाएगा पैसा करेंगे और सारा फोकस डालते हैं कि सर अच्छा से इनका पार्टनरशिप बन जाए आपका एब्सॉर्प्शन चिलर के साथ या जो भी, क्योंकि 250 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर है कि बहुत सारे ये इंडस्ट्रियल चलते हैं और जापान में तो इसका खूब डेवलपमेंट हो गया था जब फुकुशिमा प्लांट बूम हो गया था। तो पूरा देश में एकाएक एसी कैसे चले, उतना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो गया तो कैसे एसी चलाएं? तो सब लोग गैस से चलाने लगे थे। तो बहुत डेवलपमेंट हुआ उस टाइम में। तो एब्सॉर्प्शन चिलर में 250 डिग्री सेल्सियस आप हॉट दीजिए तो उससे आपका पावर प्लांट लेवल का कूलिंग हो जाएगा। तो इनके पास थोड़ा-सा इश्यूज़ मुझे लगा कि मतलब ये हाइड्रोजन अगर त्यागते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कि भैया मार्क 1 निकाल दें, मतलब समझेंगे? अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता वो पीस कैसा दिखता है, क्यों? प्रोटोटाइप है। इनका अभी प्री ऑर्डर में है। तो वो सब एक बार सॉर्ट हो जाए फिर हाइड्रोजन पे कूदें। क्यों बोल रहे हैं? अभी मिलता नहीं है, आप कहीं जाके बस सर जी पैसा, जी हाइड्रोजन। आप और ऐसा करोगे भी तो आपसे अपना ही सिर पिटोगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बायोगैस, सीएनजी, एलपीजी ये 3 गैस को अगर फ़ोकस करते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब राइट नाउ फ़ोकस कर पाता है।
तो ये मुझे लगा कि इनको थोड़ा-सा पार्टनरशिप चाहिए एब्सॉर्प्शन चिलर वाले दुनिया में। इनको चाहिए थोड़ा गैस पे थोड़ा लिमिट करें कि सर यही 3 पे करें। लिक्विड फ्यूल पे भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा त्यागे, क्योंकि वही बोला, हाइड्रोजन बहुत गंदा गैस है, मेटल के आर-पार चला जाता है, वाट लगा देता है। तो उसको थोड़ा-सा सर, जब मेरा पॉकेट आपके वाट लगाने लायक होगा तब मैं आप पे कूदूँगा, अभी एज़ अ स्टार्टर नहीं कूदूँगा। तो ये मुझे लगा कि और इनको चाहिए, कोई अच्छा पार्टनर चाहिए न, तभी ये इंडिया में वो जो इंडस्ट्री का जो सेफ नेचर होता है उसके बाहर जा पाएगी। सर इतना प्रॉफ़िट है कि रिस्क ना लेना में रिस्क हो जाता है, तब लोग कूदेंगे। तो ये 2 चीज़ मुझे इनमें लगा कि सर थोड़ा-सा आप एडजस्ट करो, थोड़ा-सा रीअलाइनमेंट करो तो आप अच्छा प्रॉफ़िट जा सकते हो। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन एरिस्टो वॉलेस के बारे में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, आधा 1 घंटा मैंने उनका सिर खाया था बहुत सारी चीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।